स्वागत है सभी दोस्तों का। पीएनएसटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी क्लास नंबर हमारी है 5 केमिस्ट्री सब्जेक्ट। आपके प्रीवियस वीडियोस के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कमेंट्स में कुछ डाउट पूछे गए हैं। तो डाउट का आज जो क्वेश्चन डाउट पूछा गया था उसका सॉल्यूशन इस सबसे लास्ट वाले पेज पे आपको मिलेगा, ध्यान से ज़रूर देखें। और अच्छा लग रहा है आपके कमेंट्स देख के। इसी तरीके से क्वेश्चंस को देखिए, सॉल्व कीजिए और अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण जल अपघटन यानी कि डीएनए का हाइड्रोलिसिस क्या उत्पन्न करेगा। इनमें से चार जो ऑप्शन है इनमें से डीएनए का पूर्ण जल अपघटन यानी कि डीएनए को जब अपन जल से पूरा उस मोलिक्यूल को तोड़ेंगे, डीएनए को, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये फुल फॉर्म है इसका। इसमें जो है डीएनए से हम जल अपघटन करेंगे तो ऑप्शन है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर शर्करा, फास्फोरिक अम्ल या यूरेसिल, या बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर शर्करा, फास्फोरिक अम्ल या एडेनिन, ये यूरेसिल एडेनिन ये नाइट्रोजनी क्षार है, बीटा डी राइबोस फास्फोरिक अम्ल और थाइमिन, और बीटा डी राइबोस फास्फोरिक अम्ल और यूरेसिल। तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड में होता है डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जब हम जल अपघटन करेंगे डीएनए और आरएनए का तो दोनों अलग अलग चीजें देंगे। ध्यान दें, डीएनए का जब आप जल अपघटन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शर्करा मिलेगी, आपको जो है फास्फोरिक अम्ल मिलेगा, आपको नाइट्रोजनी क्षारक मिलेंगे, नाइट्रोजन बेस। अब वो नाइट्रोजन क्षार चार होंगे डीएनए में, एक होगा एडेनिन, एक होगा थाइमिन, एक होगा साइटोसिन और एक होगा ग्वानिन। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये डीएनए का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको ये मिलेंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। अब उसके बाद आरएनए में आपको मिलेगा बीटा डी राइबोस शर्करा, शर्करा वहाँ भी थी बट यहाँ बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस थी और यहाँ बीटा डी राइबोस शर्करा है। फास्फोरिक अम्ल दोनों में कॉमन है, डीएनए में भी मिलेगा आपको और ये जो है आरएनए में भी आपको फास्फोरिक अम्ल मिलेगा। ये आपका फास्फोरिक अम्ल इसमें भी है और नाइट्रोजनी क्षार इसमें भी है। फर्क क्या है, डीएनए में था एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन और यहाँ आपका एडेनिन उसमें भी है, साइटोसिन उसमें भी और ग्वानिन उसमें भी। तो फर्क क्या है, यूरेसिल का, वहाँ पे थाइमिन होगा और यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल, बस। अब अगर आपको ये पता है तो आप आंसर खुद देख सकते हैं कि हमको डीएनए का पूछा गया है तो इसका मतलब ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, कि शुरुआत में जो शुगर है वो बीटा डी राइबोस दी हुई है और हमको कौन सी चाहिए, बीटा D2। ठीक है, बचे दो ऑप्शन। अब उन दो ऑप्शन में आप पीछे के क्षार देख लीजिए, यूरेसिल और एडेनिन। यूरेसिल किस में होता है और एडेनिन किस में होता है, यूरेसिल होता है आपके आरएनए में, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो बचा कौन सा, ये वाला, यस, सेकंड आंसर इसका करेक्ट है। बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर एक फास्फोरिक अम्ल की यूनिट होगी और एक एडेनिन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और इजी भी है, जरूर प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कंपाउंड 60% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है के साथ गर्म होने पर एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण देगा। ध्यान से समझे, कौन सा यौगिक 60% KOH यानी कि इनमें से ये बेंजाइलडिहाइड, ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनिक अम्ल और ब्यूटेनल में से किसकी अभिक्रिया हम KOH से करवाएं, 60% सांद्रता वाले KOH के साथ गर्म करें, हमको एक तो एल्कोहल मिले और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण मिले। एल्कोहल मिलना चाहिए हमको एक तो, है ना, एल्कोहल यानी कि हमको मिलना चाहिए एक तो OH एल्कोहल और एक अम्ल का लवण मिलना चाहिए। अम्ल के लवण के लिए मतलब आपका COO तो हो गई है और लवण में या तो सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है। क्योंकि यहाँ अपन पोटेशियम का यूज कर रहे थे, डेफिनेटली पोटेशियम इसके अंदर होगा तो ये अम्ल का लवण बन जाएगा। बेंजाइलडिहाइड, ब्यूटेनिक अम्ल और ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनल, इन सब में से जो सबसे ज्यादा कार्बन है वो फिलहाल इस बेंजाइलडिहाइड में 6 कार्बन,
तो बेंजीन के और एक कार्बन एल्डिहाइड का साथ, इसके अगर आप 2 मॉलिक्यूल ले ले बेंज एल्डिहाइड के C6H5CHO, आप चाहे तो स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मूला इसलिए ताकि जब ये प्रोडक्ट बने तो एक एक चीज को हम आसानी से काउंट कर सके, इसलिए इस फॉर्म में लिखा गया C6H5CHO यानी ये बेंजील्डिहाइड, C6H5CHO बेंजील्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल लिया हमने KOH के साथ, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट का सिंबल बना दे, गर्म किया हमने। तो गर्म करने से बनेगा क्या, एक तो आपका C6H5 ये रहा, एक उसने बोला एल्कोहल चाहिए, तो एल्कोहल के लिए क्या चाहिए, हमको एक हाइड्रोजन यहाँ पे दे मिल जाए, CH के साथ एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो CH2 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे तो CH2OH, तो ये C6H5CH2OH हमको मिल गया। मान लीजिए आपने एक हाइड्रोजन यहाँ से ले लिया तो CH2 हो गया, और एक H इस KOH का ले लिया आपने, तो आपका हो गया C6H5CH2OH, तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ क्या बच गया ये देख लेते हैं, है ना, इस मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं बचा, C6H5 कंप्लीट, कार्बन कंप्लीट, हाइड्रोजन बचा था वो भी हो गया, वो भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बचा तो C6H5, ये हमने लिख दिया C6H5, एक कार्बन बच रहा, कार्बन ले लिया। प्रश्न में कहा गया था कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक लवण चाहिए हमको, लवण के लिए पोटेशियम चाहिएगा, एक कार्बन यहाँ बचा हुआ वो ले लिया, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, तो ये 2 ऑक्सीजन आपके, और बचा क्या केवल K, OH आप पहले एल्कोहल में यूज कर चुके, तो ये K, ये आपका पोटेशियम जो है आपका जो है पोटेशियम बेंजोएट तैयार हो जाएगा ना, नाम थोड़ा गलत हो गया है, पोटेशियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड और उसमें पोटेशियम जुड़ जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, तो पोटेशियम बेंजोएट हो जाएगा, नाम सही कर लें यहाँ पे, बेंजोएट। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस तरह की रिएक्शंस की प्रैक्टिस अच्छे से करें। केमिस्ट्री सोल्व करने के लिए आपको पेपर, पेन और प्रैक्टिस, ये 3 चीज़ों की जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस आप ज़्यादा सोल्व कर पाएंगे और कम समय में कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक गैस है, एक न्यूमेरिकल संख्यात्मक प्रश्न आ गया है। एक गैस है जिसका दाब दिया हुआ है 2 atm, मतलब 2 वायुमंडलीय दाब है, के नियत दाब के अंतर्गत 200 ml, है ना, 200 ml से 500 ml तक प्रसारित होती है। ये गैस है, इतने प्रेशर पे 2 atm यानी 2 वायुमंडलीय दाब पे वो गैस जो है 200 मिलीलीटर से लेकर, ये 200 मिलीलीटर इसका आयतन हो गया, कहाँ तक फैलेगी, 500 ml तक। गैस द्वारा किए गए कार्य मतलब आपको W निकालना है ना, W कार्य की गणना करनी है। ऑप्शन है हमारा 30.795 जूल, 121.59 जूल, 30.795 जूल और ऋण 60.795 जूल। अब ये इसमें पहले कौन कौन सी चीजें दी हुई है वो थोड़ा अपन लिख लेते हैं कि हमको फॉर्मूला लगाना है कार्य W बराबर माइनस P डेल्टा V। P मतलब आपका हो गया प्रेशर और V मतलब वॉल्यूम और डेल्टा मतलब वॉल्यूम में चेंज, यानी कि आपके आयतन में अंतर आ रहा था। अभी प्रश्न में देखा कि 200 मिलीलीटर था उसका आयतन और वहां से फैल गई वो गैस और 500 मिलीमीटर तक पहुंच गई, तो 2 प्रकार के वॉल्यूम हमारे पास है। ठीक है, जो आखिरी में मिला उसको हम बोल देंगे V2, कितना था 500 ml, जो पहले था V1 वो कितना था 200 ml। तो डेल्टा V यानी वॉल्यूम में अंतर आप निकाल सकेंगे कि जो आखिरी वाला आयतन है उसमें से पहले वाले आयतन को माइनस कर दे, घटा दे। 500 में से 200 गया तो कितना बचा 300 ml, ये डेल्टा V आ गया। प्रेशर दिया हुआ ही है, प्रेशर हमारा है यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 atm और ये माइनस सिंबल यहीं पे ऋण आपकी सूत्र में, तो ऋण 2 गुणित 300 कितना हो गया ऋण 600। अब ये 600 जो आया है ये कार्य आया, लेकिन ये काय में आया अभी मिलीलीटर में, इसको काय में बदलना पड़ेगा लीटर में, तो 0.6 लीटर। ठीक है, ये आपका माइनस P डेल्टा V को सोल्व किया तो ये 0.6 लीटर, लीटर में बदलने पे यहाँ तक आंसर आ गया। अभी जो आपके ऑप्शन हैं वो सारे जूल में दिए हुए हैं, तो जूल में बदलने के लिए ध्यान रखिए कि ये 101.3 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीटर को जूल में बदलने के लिए 101.3 से आप गुणा कर दें तो इसका आंसर आएगा माइनस 60.78 जूल, माइनस 60.78, यहाँ पे 795 दिया है तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, 60.78 या 60.795, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन इजी है, फॉर्मूला जरूर याद रखें और प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बफर विलयनों का उपयोग शामिल करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रक्रिया
बफर विलियन, बफर सॉल्यूशन क्या भी आगे बताएंगे, का उपयोग शामिल करती है। मतलब ये चार जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा बफर विलियन का एक प्रकार का उपयोग है, हम बफर विलियन का उपयोग करते हैं, ये उसकी एप्लीकेशन है। पोटास एलम फिटकरी की तैयारी, अगला है उर्वरक का विनिर्माण फर्टिलाइजर, एक है चमड़े का चर्म शोधन टेनिंग, और एक है रक्त का पीएच बनाकर रखना। इनमें से कौन सा बफर विलियन का एक उपयोग है? तो पहले सबसे पहले बफर विलियन क्या होता है कि ऐसा विलियन है कोई भी जिसमें हम अम्ल या क्षार मिला दें, अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो ऐसा विलियन बफर विलियन हो गया। ऐसा विलियन जिसमें हम या तो अम्ल मिला है एसिड, ठीक है, या तो क्या मिला है एसिड मिला है, या बेस क्षार मिला है, आप दोनों में से कोई एक चीज मिलाएंगे फिर भी उसके पीएच में कोई परिवर्तन नहीं आए, पीएच मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, उसको पीएच कहते हैं, तो ऐसा विलियन क्या हो जाएगा, बफर विलियन होता है। पीएच के बारे में बेसिक चीज है, पीएच लगभग 0 से ऊपर 6.9 तक सारे अम्लीय होंगे, 7.0 से 7.9 तक जिनका पीएच मान है वो सब उदासीन होंगे, और 8.0 से ऊपर 14 तक वो सारे क्षारीय मान होंगे पीएच में। तो इसका आंसर है रक्त का पीएच बनाकर रखना। वो क्यों है वो उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है रक्त का पीएच बनाए रखना, ये एक जो है बफर विलियन की उपयोग कैसे, पोटास एलम फिटकरी की तैयारी ये नहीं होगा, चमड़े का चर्म शोधन भी नहीं होगा, और उर्वरक का विनिर्माण भी नहीं होगा। इनमें कहीं भी पीएच का कोई रोल नहीं है, पीएच का रोल केवल हमारे रक्त का पीएच बना के रखना इसमें है ना। वैसे ऑप्शंस में हिंट है तो वैसे आप लगा सकते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ऐसा क्यों है। तो हमारा जो इसका एक्सप्लेनेशन देख ले, जो हमारा ब्लड है, रक्त है, एक बफर तंत्र है ऑलरेडी सिस्टम में। H2CO3 और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, उपस्थित है, जो इसके पीएच को 7.4 मतलब न्यूट्रल बना के रखता है, ना तो अम्लीय ना क्षारीय, है ना। 7 की जो रेंज है वो आपकी उदासीन है, तो रक्त का पीएच इतना बना के रखता है। इससे क्या होगा कि ये जो रक्त की जो बफर प्रकृति है, मतलब इसका पीएच नहीं बदलता, तो उसका फायदा होता है कि भोजन और मसालों का जो हम इतना जो टेस्ट ले पा रहे हैं, इतना जो उपयोग कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहा है, इस रक्त के पीएच का जो मेंटेनेंस है 7.4 बना हुआ है, इसी वजह से संभव हो रहा है। तो ये बफर विलियन का क्या है, एक उपयोग है कि हमारे रक्त का पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये संख्यात्मक प्रश्न आ गया। जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी दी हुई है, 540 कैलोरी ग्राम इनवर्स 1। जल के 1 मोल के वाष्पीकरण के दौरान, है ना, जल का 1 मोल ले ले और उसका वाष्पीकरण करें, मतलब जल को हमने गर्म किया और वो वाष्प में बदल रहा है, तो उसमें जो एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है वो हमको निकालना है कि एंट्रोपी में परिवर्तन की हमको क्या करना है, गणना करना है। एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना, एंट्रोपी के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, एंट्रोपी क्या है, लगातार तीसरी चौथी क्लास है जिसमें एंट्रोपी का क्वेश्चन आ ही रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो परमाणु की अणु की जो यादृच्छिकता होती है, जो डिसऑर्डरनेस होती है, उसको कैलकुलेट करना ही क्या है, एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना हमको करना है, या तो ऑप्शन 367 कैलोरी, या 2.6, या 26 कैलोरी, या 1.82 कैलोरी, ठीक है। अब गुप्त ऊष्मा क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। तो गुप्त ऊष्मा बहुत सरल है, इसको अंग्रेजी में लेटेंट हीट बोलते हैं। कोई भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करे, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, अवशोषित होगी, मतलब वो तो बाहर से ऊष्मा को लेगा या बाहर ऊष्मा छोड़ेगा, रिलीज करेगा, तो ऐसी ऊष्मा को हम क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट बोलेंगे। तो जल का वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा दी हुई है 540 कैलोरी, और जल का 1 मोल है ना। अब 1 मोल देखना पड़ेगा आपको। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा वेपोराइजेशन ऑफ हीट, है ना। हीट वेपोराइजेशन मतलब गुप्त ऊष्मा कितनी दी हुई है, 540। क्वथनांक को हम यहाँ टीबी से, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का, या केल्विन में लिखे तो 373 केल्विन, ये क्वथनांक होता है पानी का। और एंट्रोपी में परिवर्तन यानी डेल्टा एस, है ना, ताकि आगे संख्यात्मक डायरेक्ट सिंबल के फॉर्म में तो आप कंफ्यूज ना हो। एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस निकालना है, तो ये डेल्टा वीपीएच से टीबी से डिवाइड करेंगे, और वो कितना है, 540, ठीक है। अब 540 तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, और जल का 1 मोल
जल का, इसका मतलब होगा 18। 18 क्या है? मोलर मास है पानी का। वही हाइड्रोजन के अणु कितने इसमें? परमाणु 2, तो 2 तो उसका बाहर हो गया हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट। और ऑक्सीजन का होता है 16 16, तो कितना हो गया? 18। यानी एक मोल में कितने परमाणु हो गए इसके? एक मोल मतलब 18। तो गुप्त ऊष्मा अगर अपने को निकालनी है तो जो गिवन वैल्यू है उसमें जल के एक मोल से गुणा करना पड़ेगा। जल का एक मोल मतलब 18, इससे गुणा करेंगे और टीबी जो 373 केल्विन, जो पानी का जो क्वथनांक है केल्विन में, उससे इसको भाग दे देंगे। बहुत आसान है, 540 गुणित 18 बटे 373। तो गुणा करने पर हमारा उत्तर आ रहा 9720। और केल्विन में जो पानी का क्वथनांक है वो 373 केल्विन है, इससे भाग दे देंगे तो बहुत आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा 26.05, या जिसको यहाँ पे ऑप्शन में 26 कैलोरी के रूप में दिया हुआ है। तो नो डाउट हमारा आंसर कौन सा है? ये वाला 26 कैलोरी मोल इनवर्स 1। सरल है, प्रैक्टिस करें, आसानी से समझ में आएगा और इस तरीके के दूसरे क्वेश्चन भी आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ये प्रीवियस क्वेश्चन तो डाउट वाला क्वेश्चन आ गया, कमेंट बॉक्स में आया था कमेंट। ये क्वेश्चन क्लास 3 में परमाणु द्रव्यमान वाला एक क्वेश्चन सोल्व किया गया था, जो है BCC वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व किया गया था। वो डायरेक्ट मैंने करवा दिया था, लेकिन उसको समझने में प्रॉब्लम हुई है, तो इसको पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो सभी ध्यान से समझे इसको, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। और ये क्वेश्चन आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, और आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो ध्यान से जरूर समझे। क्वेश्चन फिर से देखेंगे अपन। परमाणु द्रव्यमान 75 वाला तत्व 5 एंगस्ट्रॉम फलक लंबाई के साथ घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। यदि तत्व घनत्व डेंसिटी 2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3 है, तो धातु परमाणु की त्रिज्या रेडियस r निकालना आपको। जो ऑप्शन है 9.75, 8.60, 2.165 और 6.495 एंगस्ट्रॉम। हाँ, जो दिया उसको लिख लेते हैं। फलक की लंबाई a मानेंगे, उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 एंगस्ट्रॉम। घनत्व डेंसिटी ये रो है ना, थोड़ा ऐसा घुमा हुआ p, रो बोलते हैं इसको। ये 2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। परमाणु द्रव्यमान लिखा है 7575 m, कैपिटल M, तो ये हो गया 75। त्रिज्या हमको r निकालनी है, तो अब सूत्र कौन सा लगेगा? ये डेंसिटी निकालने वाला एक फॉर्मूला है, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यू इंटू एन जीरो। रो का मतलब यहाँ पे आपको निकालना क्या है? घनत्व, तो जो कि गिवन है, दिया हुआ है। जेड यानी परमाणु की संख्या निकालनी है अपने को। ये क्वेश्चन में की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उसने ये नहीं दिया कि ये FCC है, कि FCC में निकालना है, कि BCC में निकालना है, कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की निकालना है। हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कौन सी यूनिट सेल के बारे में बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। उसको निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला लगाना है। तो जेड परमाणु की संख्या ये हम निकालेंगे, एम द्रव्यमान दिया हुआ 75, एक क्यू ये फलक की लंबाई भी दी हुई है, और एन जीरो मतलब एवोगैड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर होता है आपका, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? जो 1 मोल की वैल्यू होती है समथिंग, उसी के इक्वल 6.022 या 23 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब बात आ जाती है कि अपने को क्या क्या करना है, ध्यान से समझे। ये जो फलक की लंबाई दी हुई है ए, ये एंगस्ट्रॉम में और बाकी यूनिट सेंटीमीटर में, तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदल ले तो काम आसान हो जाएगा। 5 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बहुत आसान। एंगस्ट्रॉम को काय में बदला? सेंटीमीटर में। अब अपनी सारी वैल्यू तैयार है, फॉर्मूला एक बार फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम ए क्यू इंटू एन जीरो। रो की वैल्यू है, एम की वैल्यू है, ए क्यू की वैल्यू है और एन जीरो की वैल्यू, केवल जेड की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान काम है। 2 बराबर जेड गुणित 75, 5 × 10⁻⁻8 है ना, ए क्यू है आपका, और ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। अब निकालना क्या है? जेड। जेड को इधर ले आते हैं, बाकी सब चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये सब ऊपर चली जाएगी। नीचे वाली वैल्यू 2 × 5 × 10⁻⁻8 6.022 10⁻23 और 75 जो द्रव्यमान था वो नीचे आ गया। अब आसान है इसको सोल्व करना। 2 × 5 का घन कर दिया 125, 10⁻⁻8 का हो गया -24, और ये 1 मोल की जो आपकी एवोगैड्रो नंबर है वो एज इट इज है 75। ये 10⁻24 और 10⁻+ 23, तो ये हो जाएगा 10⁻1। बाकी 2 × 125 × 6.022 इसको हल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1505.5 × 10⁻⁻1 बटे 75, इसको सोल्व करेंगे, है ना, पेज वो ऊपर है।
1505.5 10 की घात ऋण एक ही बचा था वहाँ 24 और 23 में से, तो 75 ये नीचे आ जाएगा 10, ये आ गया 1505.5 75 इंटू 10 हो गया 750, भाग दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा 2.003, तो मतलब 2.00 आ गया, अपना काम हो गया है। परमाणुओं की संख्या मिल गया आपको 2, और 2 परमाणु की संख्या होती है BCC में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होगा, BCC में 2 और FCC में होंगे 4। बस ये परमाणु मिल गया, मतलब आपको BCC वाला फॉर्मूला लगाना जो कि मैंने उस क्वेश्चन में डायरेक्ट लगा दिया था। ये रहा काय केंद्रित घन BCC में परमाणु संख्या कितनी 2, और हमको निकालनी क्या है, काय केंद्रित घन की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या के लिए 0.433 गुणित a, और a का मान कितना आपके पास 5 है ना। अब यहाँ कोई वैल्यू चेंज नहीं करना है एंगस्ट्रॉम वगैरह की, एज इट इज वैल्यू रखना है। 0.433 5 में गुणा किया आपने 2.165 एंगस्ट्रॉम, आर का मान आ गया है। इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन भी सोल्व करें, एक FCC का लाएंगे आपके लिए, वो वाला क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से करें, मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये आज का आपका डाउट वाला क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखिएगा इस वीडियो को, तो लाइक कीजिएगा, और कुछ कम आपको डाउट लगे तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। आज का कमेंट देख के अच्छा लगा हमको कि आप लोगों ने कमेंट किया है।